62 करोड़ किसानों के भाग्य का फैसला करने वाले काले कानूनों पर मत विभाजन मांगना क्या पाप या असंसदीय है? काले कानूनों पर डिवीजन मांगना गलत कैसे हो सकता है? संसदीय प्रणाली की अव्यवस्था कैसे हो सकती है? मार्शल बुलाकर सांसदों को धक्के मारकर निकालना क्या संसदीय प्रणाली है? राज्यसभा टीवी और उसका ऑडियो बंद कर देना आपको पहले ही बाहर निकाल रखा है, क्या प्रजातांत्रिक परंपरा का हिस्सा है? मोदी जी, देश की संसद को गुजरात मॉडल में बदलना बंद करिए। मोदी सरकार केवल कमेरो वर्ग की आवाज नहीं सुनती, वो केवल अपने फाइनेंसरों की चिंता करती है। ऐसी तानाशाही और धक्केशाही संसद के अंदर चलेगी नहीं। अगर किसान और खेत मजदूर इस देश का बोना जानता है तो काटना भी जानता है। बोकर आपकी सरकार बनाई थी, काटकर आपकी सरकार का वो क्या हाल करेगा ये देखिएगा भविष्य में। संसद में संविधान का गला घोटा जा रहा है और खेत खलिहान में किसान की आजीविका का। मोदी जी के राजतंत्र को बचाने के लिए देश में और संसद में प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। मोदी सरकार को कमेरे वर्ग से कोई लेना देना नहीं, वो अपने चंद फाइनेंसरों को बचाने में लगी है। मोदी जी ने देश की संसद को भी अपने तानाशाही गुजरात मॉडल में तब्दील कर दिया है और लोकतंत्र को एक तंत्र में बदल दिया है। इलेक्टेड डेमोक्रेसी हैज नाउ बिकम वन साइडेड ऑटोक्रेसी। धक्केशाही और तानाशाही से परंपरा, मर्यादा, विपक्ष की आवाज, किसान की पुकार, हर तरफ उनकी हत्या हो रही है। संसद और संविधान मोदी जी इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से आज सुबह कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 8-8 सांसदों को राज्यसभा में एक तरफा तरीके से सस्पेंड किया गया, जिस प्रकार से किसान के काले कानूनों का विरोध कर रहे हमारे सब साथियों की आवाज दबा दी गई, जिस प्रकार से संसद के अंदर किसानों के नुमाइंदों की और खेत और खलिहान में किसान और खेत मजदूर की आवाज दबाई जा रही है, मोदी जी ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। हमारे सीधे सवाल हैं, 62 करोड़ किसानों के भाग्य का फैसला करने वाले काले कानूनों पर मत विभाजन मांगना क्या पाप या असंसदीय है? काले कानूनों पर डिवीजन मांगना गलत कैसे हो सकता है? संसदीय प्रणाली की अव्यवस्था कैसे हो सकती है? मार्शल बुलाकर सांसदों को धक्के मारकर निकालना क्या संसदीय प्रणाली है? राज्यसभा टीवी और उसका ऑडियो बंद कर देना आपको पहले ही बाहर निकाल रखा है, क्या प्रजातांत्रिक परंपरा का हिस्सा है? 100 से अधिक सांसदों ने उपसभापति के खिलाफ प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देना क्या ये प्रजातंत्र की परिपाटी की अनुपालना है? क्या 62 करोड़ किसानों की जिंदगी का निर्णय बगैर वोट के डिवीजन के हो सकता है? क्या किसान के संगठनों की राय लेना अनिवार्य नहीं? क्या किसानों के इन सब नुमाइंदों की बात सुनना जरूरी नहीं? मोदी जी, देश की संसद को गुजरात मॉडल में बदलना बंद करिए। मोदी सरकार केवल कमेरो वर्ग की आवाज नहीं सुनती, वो केवल अपने फाइनेंसरों की चिंता करती है।
ऐसी तानाशाही और धक्केशाही संसद के अंदर चलेगी नहीं। देश की संसद की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने इसलिए की थी कि इसके अंदर संसदीय परिपाटी, परंपरा, कानून, संविधान, उसका सम्मान होगा। आज उन सब की हत्या कर दी गई। जब 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और उपसभापति को अविश्वास प्रस्ताव को गैर कानूनी तरीके से खारिज किया। मोदी जी कितनी आवाजें और दबाएंगे? मैं अंत में कहूंगा, कितनी आवाजें और दबाएंगे? आप किसान की आवाज का गला घोट रहे हैं, आप खेत मजदूर की आजीविका छीन रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों की बात आप सुनने से इनकार कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार की रोजी रोटी छीन रहे हैं, देश की संसद का गला घोट रहे हैं। एक ही बात कहेंगे हम आपको मोदी जी, अगर किसान और खेत मजदूर इस देश का बोना जानता है तो काटना भी जानता है। बोकर आपकी सरकार बनाई थी, काटकर आपकी सरकार का वो क्या हाल करेगा ये देखिएगा भविष्य में। जिनको पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहां के किसानों को कोई बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं, बेनिफिट लेने वाले आगे आगे भाग रहे हैं, सरकार पीछे भाग रही। अफसोस, मैंने पहली दफा देखा है कि किसान आगे भाग रहे हैं, सरकार पीछे भाग रही है। और इनको ये अभी भी गलत फहमी है कि ये पुराना किसान है, 40-50 साल पुराना, उसको शायद इस बात की समझ ना हो। मोदी साहब, आपको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, आज किसान भी पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सोशल मीडिया हर घर तक पहुंचता है, बच्चे उनके पढ़े लिखे हैं, वो अपने अच्छे को और बुरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जो षड्यंत्र हुआ है सारा, ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है आप जानते हो कि शांता कुमार जी की जो रिपोर्ट है, शांता कुमार जी की एक कमेटी बनाई गई 2015 में। उनकी बेसिक ये बात थी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 4 लाख करोड़ के नुकसान में है। इस पर 40,000 करोड़ हर साल का नुकसान है। इसको ये नुकसान कैसे पूरे किए जाएं? तो उनकी रिपोर्ट ये थी कि भैया ऐसा है, ये MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अकेले 6% किसानों को हिंदुस्तान में मिल रही। ये टेलर मेड थी। पहली जवाहरलाल नेहरू जब लेकर आए हरी क्रांति, ये बेसिकली पंजाब रीजन जो था, जिसमें हरियाणा भी था, जिसे किसी टाइम जहां ये हिमाचल प्रदेश भी था, और वेस्टर्न यूपी के लिए टेलर मेड थी कि हम इस रीजन में प्रोड्यूस करें, चावल और गेहूं प्रोड्यूस करें और सारे देश का पेट पाले। 60% कंट्रीब्यूट हम करते रहे। और स्पेशली PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ जितने गरीब लोगों को आज चावल और गेहूं जाता है, ये बेसिकली प्रोडक्शन इस एरिया की। ये एक सोची समझी साजिश थी कि इसको पैकेज किया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए, उनको कहा जाए कि ये कॉरपोरेशन आएंगी, ये चेहरा मोहरा बदल देंगी। भाई, किस चेहरे मोहरे की आप बदल करते हो? अमेरिका में यही कॉरपोरेशन फेल हो चुकी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, मैंने कल राज्यसभा में भी ये बात कही कि तोमर साहब, अगर आपको शौक है, आप समझते हो कि ये चेहरा मोहरा बदल देंगी, ये कैलिफोर्निया बना देंगी, कृपा कर आप गुजरात में ले जाएं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले गुजरात में करें, 5 साल का टाइम दे, आप गुजरात का चेहरा मोहरा बदलो, फिर सारी दुनिया को दिखाओ कि देखो जी इतना कामयाब हुआ है रूरल गुजरात, तो फिर सारे देश के साथ भी बात कर लेंगे। और इस वक्त रणदीप जी, हैरानी की बात है, हर रोज 1 लाख लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं उसका। चाइना के साथ आपका इट इज ब्रीदिंग डाउन योर नेक। 50,000 हिंदुस्तान का और हमारे बच्चे जो सिपाही वो गालवान वैली में है। इस वक्त जब पार्लियामेंट नहीं थी, ये चोर दरवाजे से ये ऑर्डिनेंसेस जो आज बिल में तब्दील हो गए, इनको लाने की जरूरत क्या थी? लाने की जरूरत थी कि इस टाइम जब सारा का सारा देश बीमारी से जूझ रहा है, चाइना से जूझ रहा है, इकोनॉमी जो है वो 33%, 30% श्रिंक कर चुकी है, लोगों के पास हजारों बेरोजगार हो चुके हैं, ये टाइम है इसकी एंट्री कराने का। और जो ये हमारे चौधरी साहब ने, मेरे भाई ने बात कही, ये बहुत, मैं एक और बात इधर सारे प्रेस वाले भाइयों को कहना चाहता हूँ। देखिए, ये कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कल थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हम इनका कैसे विश्वास कर सकते हैं?
पंजाब में 6 महीने की जीएसटी जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को 2 महीने के बाद किस्त देनी होती है, पंजाब को 6 महीने की नहीं मिली। और आज पंजाब की इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है 33% श्रिंक कर चुकी। 7,000 करोड़ रुपया तो अकेला पंजाब का देने वाला है। जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड जीएसटी है वो आप नहीं दे रहे, आप ये एमएसपी कौन देगा? हमने ये भी बात कही तोमर साहब को, तोमर साहब जहां ये 3 ऑर्डिनेंसेस लाए थे आप चौथा भी ले आते, आप एमएसपी को एक लीगल प्रोविजन देते, आप कहते कि एमएसपी रहेगी जितनी देर ये कानून का बन जाता। और सेकंड इसके साथ और होता कि एमएसपी के नीचे कोई भी खरीद करेगा ट्रेडर, उस पर बकायदा तौर लीगल कार्रवाई होगी, पैसे किसान को दिलाए जाएंगे और उस पर केस रजिस्टर होगा। आपने कहीं नहीं अभी तक कहा, मगर किसी ने सुना नहीं। और हुआ क्या, कल राज्यसभा में जब हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, और बदकिस्मती की बात देखिए 60% हिंदुस्तान किसानों पे सर पर चल रहा है, मगर इनको भगवान भूल चुका है। ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है समझती है हमें किसी के परवाह ही नहीं, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ चलने की जरूरत नहीं। कल हमने जब डिवीजन मांगी, पहले इन्होंने वॉइस वोट करने की कोशिश की और बकायदा तौर जो डेप्टी चेयरमैन प्रोटेक्ट करता है रूल्स को, उसी ने ही उल्लंघना की। और जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है वो सुरजेवाला साहब आज किसी ने पूछा तक भी नहीं। 100 आदमी 100 एमपीज ने 12 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने नो कॉन्फिडेंस मूव किया, वो भी डस्टबिन में फेंक दिया। हम जब डिवीजन मांग रहे थे अंडर रूल 252, हमारा हक बनता है, वो हक नहीं हमें दिया। तो इससे बेहतर है आप वैसे ही कह दीजिए कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव ही नहीं करते, ये पार्लियामेंट बुलाने की जरूरत क्या है? आप बाहर से ही फरमान जारी कर दीजिए, करिए। ये तुगलकी फरमान जो है बाहर से जारी कर दिए, मगर हिंदुस्तान के लोग, जैसे मेरे भाई ने कहा सुरजेवाला साहब ने, भैया हिंदुस्तान के लोग और विशेष तौर जो हमारा एरिया है, उन्होंने तो सिकंदर आजम अलेक्जेंडर के ग्रेट को नहीं कभी घुसने दिया। आप तो चीज ही कुछ नहीं हो। अगर आप समझोगे प्यार से तो हम मान सकते हैं हिंदुस्तान का किसान, अगर जबरी आप डराकर और धमकाकर इनके हक पर आप सोचो कि हम इनको डरा धमकाकर अपनी पॉलिसीज के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी ले आएंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है भाई, वो भी ट्रेडिंग हाउस था, फिर हिंदुस्तान पर काबज हुई। ऐसे ही पोर्चुगीज ट्रेडिंग हाउस गया, गोवा पर काबज हो गया। वर्ल्ड ओवर डच कॉलोनीज जितनी बनी है, जर्मन कॉलोनीज बनी है, फ्रेंच कॉलोनीज बनी है, वो पहले ट्रेडिंग करने के लिए उन देशों में गए, फिर काबज हुए। और हमें भी पता है बकायदा तौर इधर अंबानी और अडानियों की ऑलरेडी ये स्कीम है कि इनको लाया जाए हिंदुस्तान में, और विशेष तौर सबसे जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स है हिंदुस्तान की, वहां इनको काबज किया जाए। ये कभी इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। तो हम ये बात कहना चाहते हैं दोस्तों, ये काला कानून ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ ਤਾਂ ਜਲ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ महसूस करता है कि पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जिथे दे किसान अज इहदे वास्ते संघर्ष कर रहे ने, सारे किसानां दे नाल जिस तरीके दे नाल साडे मैंबर पार्लीमेंट, राज्य सभा, लोक सभा दे विच साथ दे के खड़े ने, मैं इन्हां दा भी धन्नवाद करदा। और मेरी एको ही अपील है किसानां नूं कि अज वक्त आ गया, जिवें मेरे तो पहला सुरजेवाला जी ने कहा कि किसान बोना भी जानता है, काटना भी जानता है, और इस एक काले कानून तो बाद हुण कट्टण दी वारी आ गई है। तैयार हो जाओ, इस सरकार नूं जड़ तो कट के सुट देवांगे। थैंक यू।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।